नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। दोस्तों, पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का 279A अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संशोधित किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, और साथ ही साथ 1960 के बेरुवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय की 13वीं सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब से शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 42वीं संविधान संशोधन से शामिल किया गया है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना ही वो अनुच्छेद 62 के अनुसार, ना ही अनुच्छेद 63 के अनुसार, और ना ही अनुच्छेद 64 के अनुसार। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार का ग्रहण न कर ले। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 62 जो दिया गया है इसमें वो राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पदावधि का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 64 बात करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 41 के तहत, 44 के तहत या 43 के तहत? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ है एक धर्मनिरपेक्ष कानून जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह लें कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय है कि कानूनों के वैसे समूह हैं जो देश के समस्त नागरिकों पे एक समान लागू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों में आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने वाली की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, राज्यपाल के पास, यानी कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा के सत्र की आहूत, सत्रावसान और भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री के सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। विधानसभा भंग करने के संबंध में ऐसा कहा गया है। राज्य विधानमंडल जो है वो पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, एक अगला पॉइंट हो सकता है। और अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 ईस्वी में लाया गया था। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 41 के तहत कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार पाने की बात की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक की गई है? राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, या कार्यपालक के आदेश के द्वारा, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 के अधीन किया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए भारत की संसद से अनुमोदन अनिवार्य है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अनुसार भारत की संचित निधि में से धनराशियां विधि के अनुसार ही व्यय की जाएंगी। और इस विधि के तात्पर्य है कि अनुच्छेद 114 के अनुसार पारित विनियोग विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित हो जाता है कि संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। और अनुच्छेद 267 कहता है कि आकस्मिकता निधि से संबंधित आप वो धन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, 1976 में, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नए भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यानी कि 11वें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 10 मूल कर्तव्य तो पहले से ही थे, 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक का नैतिक कर्तव्य बन गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि कोई भी पार्टी
कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से जीतता है तो वो दल बदल करके किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है। इससे उसकी जो मेंबरशिप होगी वो भंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? यानी कि संसदीय बैठक जो होता है तो उसका फर्स्ट आवर जो होता है वो किसके लिए होता है? व्यवस्था का प्रश्न, धर्म विधेयक पर चर्चा या प्रश्नकाल का होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो पहला घंटा होता है वही प्रश्नकाल का घंटा होता है। और प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होती है। किसके पास होती है? उच्च न्यायालय के पास होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विधिक प्रयोजनों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 और 147 के बीच उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंधों का प्रावधान किया गया है। एक और पॉइंट है कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं है। और संवैधानिक खंडपीठ से कम 5 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। यानी कि संवैधानिक खंडपीठ में कितने उच्च न्यायालय होते हैं? कम से कम 5 उच्च न्यायालय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 ए से जे तक है वो कुछ राज्यों को सीमित स्वायत्तता दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 371 ए से जे में कुछ राज्यों को सीमित स्वायत्तता दी गई है। और अनुच्छेद 71 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य से संबंधित विशेष उपबंध भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 15वां, भाग 20वां या भाग 8वां? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान का जो 20वां भाग है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। डबल एक्स वाला जो भाग है वो किससे संबंधित है? वो संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 368 यानी कि अनुच्छेद नंबर 368 में निहित है। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपालास्वामी अयंगर थे, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1949 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अनुच्छेद 370 से संबंधित एक ड्राफ्ट पेश किया था और 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना था। और उसके बाद अनुच्छेद 370 और 335 में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान थे। और अगस्त में क्या हुआ? अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों को गवर्नमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 370 का खंड 1 में उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि ये वाला खंड छोड़ दिया गया और बाकी सभी खंडों को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में
की थी। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, अभी मैंने बताया। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उसमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो वोटिंग कर सकते हैं और किसी यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के कैंडिडेट वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? राज्यों की परिषद के अध्यक्ष होने चाहिए, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की शक्ति मतलब योग्यता होनी चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 88 वर्ष कर दी गई? तो मैं आपको बता दूं कि 1988 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जो 61 नंबर का संविधान संशोधन है कि 61वें संविधान संशोधन के थ्रू मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। और ये संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1926 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले वृद्धि कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की और वृद्धि कर दी गई, यानी कि आगे 10 वर्षों तक अभी आरक्षण लोगों को मिलता रहेगा। यानी कि 63वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि 59वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 63वां संविधान संशोधन करके 59वां वाला संविधान संशोधन जो हुआ था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है? तो भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस 1973 निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाला जो वाद था वो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व मामले से संबंधित था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेषण से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय दंड संहिता की 306वीं धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आईपीसी का भारत के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है इंडिया का, उसके जो जनक हैं वो लॉर्ड मैकाले हैं। आईपीसी बनकर अक्टूबर 1860 में तैयार हो गई थी और आईपीसी लागू की गई 1 जनवरी 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) डी किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 19(1) डी समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आगमन या आवागमन का अधिकार से संबंधित, यानी कि आप कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की अधिकारों की गारंटी देता है। पहले में वो ये कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी देता है। दूसरे में शांतिपूर्वक आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरे में आप कोई भी संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का आपके पास अधिकार है। चौथे में वो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, यानी कि कहीं भी आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। पाँचवें में कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं,
वहाँ पे आपको बसने का भी अधिकार है, कोई वहाँ पे आपको मना नहीं कर सकता है। छठवां कहता है कि संपत्ति का अधिकार था छठवें में, जिसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया है और इसको आगे लेके चला गया है। अब ये क्या हो गया है, वैधानिक अधिकार हो गया। और सातवां कहता है कि कोई भी व्यापार, कारोबार, उप कारोबार, ठीक है, किसी को भी करने की स्वतंत्रता है। आप उसको मना नहीं कर सकते हैं कि तुम इस बिरादरी को ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थीं? तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियां बनाई थीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां बनाई थी। तो मुख्य समितियां जो 8 थीं वो था आपका संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों से संबंधित समिति, प्रक्रिया नियम समिति और राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति। इसके अलग अलग अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया और अंतरिम सरकार के शामिल होने को अस्वीकार कर दिया गया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और लॉर्ड वेवेल के अनुरोध के बाद लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने की मंजूरी दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 69वां संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा गठन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 67वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1990 के तहत पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 4 वर्ष के लिए विस्तार किया गया और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1987 के तहत गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित कर दी गई और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को 10 साल और 2010 तक बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? यानी कि इसको मौलिक अधिकार से हटा के कहाँ पे ले जाके रखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? 110 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं और धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है, किसी और उसको प्रमाणित नहीं कर सकता है कि ये कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 112 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का संविधान 11 मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 301 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 307 के द्वारा अनुच्छेद 301 और 304 के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है, यानी कि भारत सरकार कहाँ से कितना क्या उधार लेगी वो उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य का कार्यवाहक प्रमुख यानी कि संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रदान की गई है। आकस्मिकता निधि से पैसा निकालने के लिए संसद से इजाज़त की जरूरत नहीं होती है। आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ की राशि का पहले प्रावधान था, जिसे 2021 और 22 के बजट में बढ़ा के 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल विषय है? तो मैं आपको बता दूं कि बाजार और मेला भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 59 विषय बचे हुए हैं। राज्य सूची में वर्णित कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे कि पुलिस, जेल, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य और शिक्षा, समाचार पत्र, रोजगार, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सारे जो विषय हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में जो हैं ये विषय 52 हो गए हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय आते हैं। कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि रक्षा, विदेश मामला, बैंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति का आयोग अनुच्छेद 338 एक में यानी ए में वर्णन है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, परंतु फिर बाद में 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसको क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पृथक कर दिया गया, यानी कि एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आह्वान किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त अधिवेशन 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है। पहला, यदि साधारण विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। दूसरा, यदि सदन साधारण विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर दे। तीसरा, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहित किया जा सकता है, यानी कि विड्रॉ किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा प्रत्याहित या फिर विड्रॉन किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा आज के
प्रैक्टिस सेट 2, पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें 40 क्वेश्चन की बात की गई है। और ये 40 क्वेश्चन आगामी जो पेपर आपके बीपीएससी 3.0 और यूपी टीजीटी पीजीटी हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है।